तो हम लोग डिस्कशंस कर रहे हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में। ये फार्माकोकाइनेटिक का एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। जो अब्जॉर्प्शन के बाद दूसरा एस्पेक्ट होता है वो है डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में हमने ऑलरेडी 2-3 सेक्शंस देख लिए हैं, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशंस क्या है उसका सुपरफिशियल आइडिया और जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, उसके बारे में हमने डिस्कशंस कर लिया है। अब आगे हम जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स भी आपको पूछे जाते हैं या शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक इम्पॉर्टेंट है उसमें से वो है रीडिस्ट्रीब्यूशन। अब रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या है? तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ये है कि एक तो सबसे पहले होता है किसके लिए, तो ऐसी ड्रग्स के लिए जो बहुत ही ज़्यादा लिपिड सॉल्युबल है। तो हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग ये रीडिस्ट्रीब्यूशन कंडीशंस में जाती है और ये स्पेसिफिक ड्रग्स के लिए है। सो वो बहुत ही ज़्यादा लिपिड सॉल्युबल जो ड्रग है, हमें पता है कि लिपिड सॉल्युबिलिटी से ड्रग फास्टर अब्जॉर्प्शन इसका होता है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा लिपिड सॉल्युबल होती है वो रीडिस्ट्रीब्यूशन में जाती है। अब रीडिस्ट्रीब्यूशन है क्या? तो इसमें क्या होता है कि ये जो बहुत हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग है वो इनिशियली जाती है हाई ब्लड फ्लो वाले एरिया में। जैसे फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए कि ब्रेन में चली गई। सो अगर हम जैसे ही हम ये ड्रग देते हैं बहुत क्विकली वो ब्रेन में चली जाती है और उतनी ही क्विकली वो ब्रेन से बाहर निकल जाती है और कहाँ पे चली जाती है, फिर लेस वेस्कुलर। सो हाईली वेस्कुलर जो टिश्यू है जैसे ब्रेन, वहाँ से फिर वो लेस वेस्कुलर टिश्यूज़ में चली जाती है। जैसे मान लीजिए मसल है, फैट है, उसके अंदर चली जाती है। तो इससे होता क्या है, फ्रॉम हाई वेस्कुलर टू लो वेस्कुलर ड्रग जाने से होता क्या है, हाई वेस्कुलर ड्रग एरियाज में जाने से उसका एक्शन आएगा। सो देयर वुड बी क्विक एक्शन। तो उससे एक एडवांटेज होगा कि क्विक एक्शन उसका आएगा, फटाफट उसका एक्शन आएगा, क्योंकि वो हाईली वेस्कुलर एरिया में फटाफट जा रही है, वहाँ पे उसका एक्शन आएगा। और उसके बाद फटाफट से लेस वेस्कुलर एरिया में जाएगी तो क्या होगा कि जो एक्शन है बहुत शॉर्ट टर्म के लिए रहेगा। सो क्विक एक्शन टर्मिनेशन भी होगा। सो टर्मिनेशन ऑफ एक्शन वुड बी ऑल्सो वेरी क्विक। सो यहाँ पे दो चीज़ें होती है, क्विक एक्शन तो आता ही है लेकिन क्विक टर्मिनेशन ऑफ एक्शन भी होता है। क्यों क्विक टर्मिनेशन ऑफ एक्शन होता है? क्योंकि फटाफट से वो हाई वेस्कुलर एरिया से लो वेस्कुलर एरिया में चली गई है। अभी ड्रग बॉडी में है, ड्रग एलिमिनेट नहीं हुई है, ड्रग बॉडी में है, फिर भी उसका एक्शन चला गया है आके, तो वो है रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन यही चीज़ है कि बहुत ही हाईली लिपिड सोल्यूबल ड्रग जो होती है वो इनिशियली हाई ब्लड फ्लो वाले एरिया में जाती है, जैसे ब्रेन, हार्ट, किडनी, वहाँ पे वो असर दिखाती है और फटाफट से वहाँ से निकल के लेस वेस्कुलर एरियाज में चली जाती हैं जैसे मसल और फैट। जिससे होता ये है कि एक्शन तो उसका क्विक आता है लेकिन टर्मिनेशन ऑफ एक्शन भी क्विकली हो जाता है, उसका एक्शन खत्म हो जाता है, काम खत्म हो जाता है। बॉडी में अभी ड्रग है फिर भी एक्शन टर्मिनेट हो जाता है। किसकी वजह से? रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। सो ग्रेटर जितनी ज़्यादा लिपिड सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी उसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो कौन कौन सी ड्रग ऐसी जाती है उसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है थायोपेंटोन सोडियम। एक थायोपेंटोन सोडियम करके ड्रग है, वो एनेस्थेटिक एजेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। ऐसे बोलता है कि आईवी यूज़ करते हैं हम, और अभी ड्रग्स सिरिंज में ही रहती है, पूरी ख़त्म भी नहीं हुई होती है और उसका असर आ जाता है। तो इतना क्विक एक्टिंग है और लेकिन उसका असर ख़त्म भी जल्दी जल्दी हो जाता है क्योंकि जल्दी से वो रीडिस्ट्रीब्यूट होके लेस वेस्कुलर टिश्यूज़ में पहुंच जाती है। दूसरी ड्रग है डायजेपम, नाइट्राजेपम। तो इन ड्रग की जो हिप्नोटिक एक्शन है वो भी जो एक्शन होता है वो रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से शॉर्ट हिप्नोटिक एक्शन आता है। लेकिन अगर ऐसी ड्रग्स आप रिपीटेडली दो तो क्या होता है, अगर रिपीटेडली दो या ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम कंटिन्यूसली अगर आप ऐसी ड्रग्स देते हो तो क्या होता है कि धीरे 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 ये जो जहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है जैसे लेस वेस्कुलर टिश्यू, फैट, मसल, वहाँ पे वो उसकी जो साइट्स है प्रोग्रेसिवली फिल्ड अप होती जाती है, वो बढ़ती जाती है ड्रग से। तो फिर क्या होता है, अब ड्रग को जाने के लिए, रीडिस्ट्रीब्यूट होने के लिए जगह नहीं मिलती है, तो फिर ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन हायर अचीव होता है हाई एरियाज में, तो उससे हाई वेस्कुलर एरियाज में, और जिसकी वजह से ड्रग फिर लॉन्गर एक्टिंग हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पे भी होता है, जैसे लेस वेस्कुलर टिश्यूज़ में रीडिस्ट्रीब्यूट होता है, अगर वहाँ पे वो एक्यूमुलेट होती रहेगी तो फिर ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे बढ़ जाएगा, हाई वेस्कुलर जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पे उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा और उससे फिर वो ड्रग लॉन्गर एक्टिंग बन जाएगी। तो आप एक दो एग्जाम्पल याद रखें, इंपॉर्टेंट है थायोपेंटोन सोडियम। अब दूसरा जो चीज़ हमें समझना है वो है ब्लड ब्रेन बैरियर।
जैसे इस फिगर में आपको दिखाया गया है, यहाँ पे दो टाइप की कैपिलरीज दिखाई गई है, एक है नॉर्मल कैपिलरीज और एक है ब्रेन की कैपिलरीज। क्या फ़र्क है दोनों में? एक तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो है एंडोथेलियल सेल्स जो है वो थोड़े बहुत गैप्स हैं बीच में, और इन गैप को बोलते हैं इंटरसेल्यूलर पोर्स और स्पेसिस। जबकि यहाँ पे आपको गैप नहीं दिख रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो होते हैं बहुत ही टाइट जंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो ये पहला डिफरेंस हो गया कि यूजुअल कैपिलरीज में एंडोथेलियल सेल्स के बीच में इंटरसेल्यूलर पोर्स रहते हैं, जहाँ पे ऐसे पोर्स रहते नहीं है, टाइटली बाउंड होता है। और दूसरा चीज़, यहाँ पे एडिशनल एक लेयर भी होता है जिसे बोलते हैं ग्लायल सेल प्रोसेसिस और कोरोइडल एपिथेलियम, तो दूसरा एक एपिथेलियल लेयर्स भी होता है। सो अब कहने का मतलब ये है, सिंपल चीज़ ये है दोनों में डिफरेंस, कि किसी भी ड्रग को जाना है, इसको पार करना है, तो उसमें डिफरेंस पड़ेगा। हाँ पड़ेगा। कैसे? मान लीजिए कि एक लिपिड सॉल्यूबल दवा है, लिपिड सॉल्यूबल, तो लिपिड सॉल्यूबल मेडिसिन को किसी भी में तकलीफ नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो सेल के थ्रू ही पास होता है। तो अगर लिपिड सॉल्यूबल है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो इधर से भी जाएगी और इधर से भी जाएगी, क्योंकि वो तो सेल क्रॉस करके जाती है। लेकिन फर्क पड़ेगा लिपिड इनसॉल्यूबल दवाओं का। लिपिड इनसॉल्यूबल दवाएं हैं वो यहाँ से इजीली चली जाएगी। कहाँ से? ये जो इंटरसेल्यूलर पोर्स है ना, वहाँ से इजीली चला जाएगी, पास हो जाएगी। लेकिन यहाँ से ये पास नहीं हो सकेगी, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेल्यूलर पोर्स नहीं है। तो कहने का जो मेन डिफरेंस यही है कि लिपिड इनसॉल्यूबल जो दवाइयाँ हैं वो यूजुअल कैपिलरी में पास हो सकती है, लेकिन ब्रेन कैपिलरी में वो पास नहीं हो सकती। तो इसीलिए ये जो पूरा बैरियर है इसे बोलते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। क्या इंपॉर्टेंस है? तो सिर्फ लिपिड सॉल्यूबल दवाई ही पास होती सकती है, जैसे हमने देखा है लिपिड इनसॉल्यूबल नहीं पास हो सकती। दूसरी चीज़, यहाँ पे पी ग्लाइकोप्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स हैं। हमने जान लिया है पी ग्लाइकोप्रोटीन एक टाइप के पंप्स होते हैं, और उनका रोल ये होता है कि ये जो पंप्स होते हैं पी ग्लाइकोप्रोटीन, वो किसी भी टॉक्सिन या दवाई अगर सेल के अंदर घुस जाए तो उसको बाहर फेंक देते हैं। ठीक है, तो ऐसे पंप्स होते हैं, अगर कोई टॉक्सिक मटेरियल घुस गया ब्रेन के अंदर तो वो बाहर फेंक देने का काम करता है। तो ऐसे पी ग्लाइकोप्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स भी यहाँ पे ये बैरियर में होते हैं। एंजाइमेटिक बैरियर होता है, सो कुछ एंजाइम्स भी होते हैं जो ऐसे टॉक्सिन्स या कुछ ड्रग्स या मोलिक्यूल जो डेंजरस है ब्रेन्स के लिए उसको डाइजेस्ट भी कर देते हैं। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ये है कि जब भी इन्फ्लामेशन हो जाता है मेनिंजिस का या फिर ब्रेन का, तब ये जो ब्लड ब्रेन बैरियर है उसका परमिएबिलिटी बढ़ जाता है, इडीमा हो जाता है, स्पेस बढ़ जाता है और चांसेस मिल जाता है ड्रग फिर एक्सेस होने का। तो इन्फ्लामेटरी कंडीशंस ऑफ ब्रेन एंड मेनिंजिस जो होता है उसमें परमिएबिलिटी बढ़ जाती है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है CTZ, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन जिसे बोलते हैं, जो वॉमिटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। और तो ये जो जगह है ब्रेन में, वहाँ पे ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं होता है, डेफिशिएंट रहता है, नहीं होता है। तो क्या होता है कि कोई भी ड्रग अगर CTZ के पास जाएगी तो CTZ को स्टिमुलेट कर सकेगी और उससे वॉमिटिंग हो सकेगा। तो ब्लड ब्रेन बैरियर CTZ को प्रोटेक्ट नहीं करता है, ब्लड ब्रेन बैरियर से बाहर रहता है CTZ, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। और जो भी एग्जिट ऑफ ड्रग है, ब्लड ब्रेन बैरियर में से एग्जिट ऑफ ड्रग है, वो है लिपिड सॉल्यूबल, वो लिपिड सॉल्युबिलिटी पे डिपेंडेंट नहीं रहता है। अंदर एक बार चली गई तो दवा फिर बाहर किसी भी प्रकार की दवा हो आ जा सकती है। ठीक है, सो इतने क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है ब्लड ब्रेन बैरियर के। तो इसके बाद एक दूसरा भी बैरियर होता है जिसे बोलते हैं हम प्लेसेंटल बैरियर। प्लेसेंटा हमें पता ही है, एम्ब्रियोलॉजिकली जब बच्चे का डेवलपमेंट होता है मदर के वूम में, तभी प्लेसेंटा भी डेवलप होता है। ये प्लेसेंटा भी कुछ हद तक एक बैरियर का काम करता है, बैरियर बिटवीन द मदर सर्कुलेशन एंड द फीटल सर्कुलेशन। तो उसका भी एक रोल है कि मदर के सर्कुलेशन में से जो भी टॉक्सिक चीज़ें हैं, जो हार्मफुल चीज़ें हैं, वो फीटल सर्कुलेशन में एक्सपोज ना हो, इसीलिए वो भी एक फिल्टर या बैरियर का काम करता है। तो यहाँ पे लिपिड सॉल्यूबल ड्रग है और यहाँ पे भी पास हो सकती है। तो लिपिड सॉल्यूबल ड्रग तो कहीं पे भी पास हो सकती है, सिंपल उसका नियम ही है। ठीक है, यहाँ पे भी पी ग्लाइकोप्रोटीन के पंप्स होते हैं जो कुछ टॉक्सिक मटेरियल्स को बाहर फेंक सकते हैं। यहाँ पे भी एंजाइमेटिक डिस्ट्रक्शंस होता है। लेकिन जो नॉन लिपिड सॉल्यूबल ड्रग्स हैं, अगर उसको यहाँ पे हायर कॉन्सेंट्रेशन में या फिर लॉन्गर समय के लिए एक्सपोज किया जाए, मैटरनल सर्कुलेशन में रखा जाए, तो फिर वो फीटल सर्कुलेशन में एक्सेस ले सकता है। सो कहने का मतलब ये है
कि यहाँ जैसे ब्लड ब्रेन बैरियर में नॉन लिपिड सॉल्युबल ड्रग पास नहीं हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे नॉन लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स पास हो सकती है अगर हायर कॉन्सेंट्रेशन में मदर के सर्कुलेशन में एक्सपोज हो और लॉन्गर टाइम के लिए हो। तो कहने का मतलब यह है कि ये इनकम्प्लीट बैरियर है और ऑलमोस्ट कोई भी ड्रग मदर सर्कुलेशन में एक्सपोज हो तो वो फीटस या न्यूबॉर्न को अफेक्ट कर सकती है। इसकी के लिए जब भी प्रेगनेंसी में कोई भी मेडिसिन आप प्रिस्क्राइब करते हो तो आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि उसका एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है, तो वही तुलना करके उसके बाद ही डॉक्टर प्रेगनेंसी में वो ड्रग प्रिस्क्राइब करते हैं। थैंक यू वेरी मच।